नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का एक टॉपिक है जो कि सेकंड बुक है आपकी फिजिक्स की, उसमें रे ऑप्टिक्स चैप्टर है उस पे बेस्ड, जो कि है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। इसमें कि मैं रिफ्रैक्शन बताऊंगा पहले कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में, उसके बाद हम आगे देखेंगे कॉनकेव के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए है, और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और ये जो कंडीशन है ये कब है, जब रे जो है रे पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ये तब की बात है जब रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही हो। तो हमें कौन सा पढ़ा है, 10th से पढ़ते आ रहे हैं हम कि रेयर से डेंसर जाने में नॉर्मल की साइड को रे आती है और डेंसर को रेयर जाने में अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हम बनाएंगे। ये हमने बना दी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, जो कि कुछ इस तरह से बनेगी, और मैंने ले लिया एक ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 ले लिया, और ये हमारा डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 ले लिया। अब यहाँ मान लो हमने कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ गया है, इस सरफेस पे गया, रेयर मीडियम से रे जा रही है, और यहाँ पे जैसी आई है यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे टकरा के क्या होगा, इसमें रेयर टू डेंसर जाने में रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक नॉर्मल लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये क्या हो गया, सेंटर। देखो ये अगर कोई भी मिरर है तो इसका सेंटर क्या होगा, ये होगा ना इधर साइड, अगर कॉन्वेक्स है तो ये सेंटर हो गया इसका, और ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल n हो गया। ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं पॉइंट क्या हो गया, a हो गया। और मैंने क्या करा, इस मीटिंग पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी नीचे को, जिसको कि मैंने मान लिया कि ये क्या है, m है। और ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस में जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, हम पोल बोलते हैं मिरर के लिए। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, जैसे कि अब यहाँ पे रेयर टू डेंसर रह गई तो कहाँ को जाती है, वो नॉर्मल की साइड को जाती है। तो मैं यहाँ से इसकी इमेज बना दूंगा कुछ ऐसे, इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। अब हमने कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि जब भी इंसिडेंट रे बनती है और वहां पर एंगल कैसे बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, आई मान लिया, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बनता है, जो कि नॉर्मल के साथ होता है, तो ये हो गया आर, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ मैंने एंगल ले लिया अल्फा, इमेज के साथ मैंने एंगल मान लिया बीटा, और जो सेंटर है उसके साथ एंगल मान लिया गामा। अब कुछ बेसिक्स हमें पता है कि ऑब्जेक्ट से पोल तक की जो डिस्टेंस वो u होती है, जो कि निगेटिव में ली जाती है लेफ्ट में हमेशा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस क्या होती है, r, और पोल से इमेज तक की डिस्टेंस क्या होती है, v, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखेंगे क्या होगा, यहाँ से फिगर से मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। फिगर से मैं बात कर रहा हूँ, पहले AOC की बात कर रहा हूँ मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AOC। देखो अब एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से AOC में क्या हो जाएगा, ये हमारा AOC है, तो I एक्सटीरियर एंगल है, क्या हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो क्या हो जाएगा, I की वैल्यू I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। इसी तरह मैं दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ AIC में ध्यान से देखना, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, गामा, और इंटीरियर क्या हो जाएंगे, R प्लस बीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल AIC में एक्सटीरियर क्या अल्फा, गामा, और इंटीरियर क्या हो जाएंगे R प्लस बीटा। यहाँ से मैं R की वैल्यू निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैंने I और R क्यों निकाला, क्योंकि ये है क्या, इंसिडेंट, और ये R रिफ्रैक्टेड एंगल। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्शन में क्या होता है,
एट पॉइंट ए, ये रिफ्रैक्शन के लिए यूज होता है सिर्फ स्नेल्स लॉ, ओनली रिफ्रैक्शन नॉट फॉर रिफ्लेक्शन। तो ए के लिए देखो यहाँ पे क्या है, म्यू वन साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर क्या म्यू टू साइन आर इक्वल टू म्यू टू साइन आर। देखो अब स्मॉल एंगल है अगर, तो हम क्या करते हैं साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं थीटा के इक्वल, तो यहां से आ जाएगा म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर, क्योंकि मैंने साइन आई को आई मान लिया और साइन आर को आर ले लिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3। ऐसा क्यों करते हैं, इसका भी रीजन बता रहा हूं, क्योंकि हमें पता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, और अगर मैं यहाँ से अप्रोक्सीमेट लेके चलूं थीटा को उधर शिफ्ट कर दूं तो साइन थीटा की वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी थीटा। तो यही मैंने लिया कि साइन थीटा को थीटा के इक्वल अप्रोक्सीमेट करके, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे, देखो ये आई और आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, देयरफॉर क्या आ जाएगा म्यू वन आई कितना था हमारा गामा प्लस ये अल्फा प्लस गामा इक्वल टू म्यू टू आर कितना है गामा माइनस बीटा, ठीक। अब ध्यान से देखो मैं इसको 10 में बना दे रहा हूँ, म्यू वन 10 लिख देता हूँ मैं, सबको कैसे भी समझा दूंगा, 10 अल्फा प्लस 10 गामा, और ये हो जाएगा म्यू टू 10 गामा माइनस 10 बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं फिलहाल। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि जैसे मैं साइन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेट थीटा लिख दे रहा हूं, ऐसे टेन थीटा को भी हम अप्रोक्सीमेट थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा बाई थीटा की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। अब ये हमें वैल्यूज निकालनी है, तो मैं एक एक करके साइड में लिखते जा रहा हूं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं, इसके बाद म्यू वन है हमारा, म्यू वन 10 अल्फा कितना होगा, फिगर से देख लो, अल्फा कौन सा एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ इसीलिए करा था क्योंकि पोल पे अगर मैं बनाऊंगा ना तो राइट एंगल नहीं बनेगा, ये ट्रायंगल की साइड थोड़ी होगी इतनी टेढ़ी, इसलिए मेरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा। और हम बाद में क्या करेंगे, पी और एम को क्लोज ले लेंगे, मतलब जो पी होगा एम पॉइंट भी उसी के नियर आ जाएगा, तो लास्ट में जो डिस्टेंस है पोल से ही कंसीडर करते हैं। तो म्यू वन 10 अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, देखो 10 अल्फा की वैल्यू अगर निकालो, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि am अपॉन क्या हो जाएगा om, ठीक, प्लस 10 गामा क्या हो जाएगा am अपॉन cm, सेम म्यू टू 10 गामा अभी निकाला ही था हमने am अपॉन cm, और माइनस 10 बीटा क्या होगा, देखो am अपॉन am अपॉन im, ठीक है। अब ध्यान से देखना am सब में कॉमन है तो कट जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ जगह है नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू वन am कट गया तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन om, और om m और p अगर क्लोज है, क्योंकि m p के बराबर ही है ना, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि m इज वेरी क्लोज टू p, वेरी क्लोज टू p, तो लगभग m और p बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिख भी देंगे हम m अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा p के। तो अब इस वैल्यू को मैं OM ना लिख के क्या लिखूंगा, OP लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा OP माइनस यहाँ पे सॉरी प्लस ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि AM दोनों साइड कट चुका है, कॉमन आ जाएगा। CM को क्या लिखोगे C2M, CP लिख दोगे क्योंकि M और P आर वेरी क्लोज, क्योंकि M से हम डिस्टेंस मेजर नहीं करते ना, डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर किया जाता है, ये सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया था ताकि ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकल पाए, ठीक हो गया म्यू टू, और इधर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे भी a1 बाई cm था, 1 बाई cp लिख दोगे, माइनस का 1 अपॉन im को क्या लिखोगे, i2m को क्या लिखोगे ip, ठीक है। अब ध्यान से देखना o से p तक की डिस्टेंस क्या है, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, op क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट में है तो माइनस u, दूसरा हमें क्या चाहिए cp हो जाएगा, राइट में है तो प्लस r, राइट में सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है बताइए, और तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है ip राइट में है तो ये भी क्या होगा प्लस का v, ये वैल्यू पुट कर देनी है बस। म्यू वन 1 अपॉन OP क्या था माइनस का u, प्लस CP क्या था हमारा प्लस का r, इक्वल टू म्यू टू 1 बाई r, और ये माइनस का IP क्या है प्लस का v है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लो अंदर, म्यू वन अपॉन माइनस u, यहाँ पे म्यू वन अपॉन r, इधर म्यू टू अपॉन r, और ये माइनस का म्यू टू अपॉन v हो जाएगा, ठीक है। अब
ये जो हमारे आर वाले एक साइड भेज देते, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो, μ2 अपॉन वी, ये जो जहां है उधर ही रहता है साइन, बट अगर वैल्यू जैसे हम इंटरचेंज कर रहे हैं, इक्वल को उधर वाले को इधर लाएंगे तो साइन बदल जाएगा, तो प्लस का हो जाता है। तो μ2 आपका ये ऑलरेडी है हमारा μ1 बाई यू हो जाएगा, और राइट साइड में μ2 बाई आर तो पहले ही था, तो कॉमन में आ गया μ2 बाई माइनस μ1 अपॉन आर, तो हमारा ये फाइनल डेरिवेशन हो जाता है। दोबारा एक बार क्विक रिवीजन अगर देखें, हमने सबसे पहले कॉन्वेक्स सरफेस बनाई, उसके बाद मैंने क्या करा, ये रेयर, ये डेंसर ले लिया, रेयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसके लिए μ2, ऑब्जेक्ट से मैंने रे डाली, और उसके लिए हमें नॉर्मल की जरूरत होती है, क्योंकि तभी रिफ्लेक्ट कर पाएगी कि हम अवे जा रहे हैं नॉर्मल से या नॉर्मल की साइड को आ रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्मल। तो उसके बाद ये जो रे है टुवर्ड्स नॉर्मल आई, तो इमेज यहाँ बन गई, उसके बाद मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ताकि मैं एंगल्स को निकाल सकूं। अल्फा बीटा गामा मैंने रिस्पेक्टिवली एंगल मान लिया, अल्फा ऑब्जेक्ट का ले लिया, बीटा इमेज का, और ये गामा हो गया आपका सेंटर के। इसके बाद हमें पता है ये पोल से सेंटर तक की आर होती है, पोल से इमेज तक की वी होती है, और पोल से ऑब्जेक्ट तक की यू होती है डिस्टेंस। लेफ्ट वाली डिस्टेंस सारी नेगेटिव, राइट वाली सारी पॉजिटिव होती है। फिर हमने क्या करा, हमें पता है स्नेल फ्लो क्या होता है, स्नेल फ्लो होता है μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। ये हमने पढ़ा है शुरुआत से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद इंसिडेंट एंगल इज सिमिलर एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रिफ्रैक्टेड एंगल्स, ठीक है। देन हमने स्मॉल एंगल ले लिया, तो साइन आई को आई ले लिया और साइन आर को आर ले लिया। आई और आर की वैल्यू फिर मैंने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर एओसी और एआईसी ट्रायंगल से निकाल ली। कौन सी प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। तो वहां से यहाँ पे वैल्यू रखी, तो ऐसा कुछ मिला हमें, आई और आर की वैल्यू निकाली। फिर मैंने टेन अल्फा टेन बीटा में चेंज कर दिया, क्योंकि जब साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी थीटा लिखा जा सकता है। देन अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे वैल्यू रखी परपेंडिकुलर बाय बेस से, और यहाँ फाइनल रिजल्ट मिल गया। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।